चलिए क्लास शुरू किया जाए। तो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस फर्स्ट चैप्टर में अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जरा मैं आपको याद दिला दूं, कंसंट्रेशन कितने तरह के होते हैं बेटा? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मोलारिटी, फिर हमने पढ़ा बेटा मोलालिटी, फिर आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फिर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, और ऐसे और भी 2-3 टॉपिक आपको देखना है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को यह बता दिया है कि मोलारिटी और मोलालिटी क्या होता है। एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि मोलालिटी क्या होता है, ताकि नॉर्मेलिटी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये बताओ, अगर मैं मोलारिटी की बात करूं, मोलारिटी की बात करूं तो मोलारिटी का मतलब होता है बेटा, मोलारिटी का यह मतलब होता था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, क्या बोलते हैं बेटा? मोलारिटी। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने सॉल्यूशन का क्या लिया है बेटा? वॉल्यूम। सॉल्यूशन का क्या लिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा? हमेशा लीटर में। तो यह है बेटा मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला। एन मतलब क्या होता है? मोल्स। एन मतलब क्या होता है? मोल्स। और वी मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। और जल्दी से बताओ, मोल्स को और क्या लिखते हैं बेटा? जल्दी बताइए। ये जो मोल्स होता है ना, मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप मोल्स किसका निकाल रहे हो? सॉल्यूट का। तो वेट भी किसका लेंगे बेटा? सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेंगे? सॉल्यूट का। बाकी नीचे में क्या लिखा हो बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूं समझ लीजिए, यूं समझ लीजिए कि ये दोनों मोलारिटी का फॉर्मूला है। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है बेटा? ये मोलारिटी। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरा क्या पढ़े थे बेटा? दूसरा था मोलालिटी। दूसरा था बेटा मोलालिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? मोलारिटी का यूनिट मोल, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इसका यूनिट होता है बेटा मोल पर लीटर। किसका यूनिट? मोलारिटी का। और मोल पर लीटर को कैपिटल एम भी लिखते हैं। तो मान लो किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम लिखा होगा, समझ आना, मोल पर लीटर है। अच्छा जी, अब आते हैं मोलालिटी क्या होता है। तो मोलालिटी क्या था बेटा? इधर देखो, मान लो मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन, वहां पर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था। अब मैं 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं लूंगा, बल्कि मैं 1 kg सॉल्वेंट लूंगा। सॉल्वेंट यानी कि वाटर, वाटर। तो बेटा 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स पाए जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मोलालिटी। तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे। यहां पर क्या बोला था मैंने? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे। और यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं? 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, वो मोलालिटी कहलाएगा। और अगर मैं मोलालिटी का फॉर्मूला निकालूं तो बेटा ऊपर क्या लेंगे? मोल्स, और नीचे क्या लेंगे? वेट। ऊपर मोल्स, किसका मोल्स लेते हैं बेटा? सॉल्यूट का। नीचे वेट किसका लेंगे? सॉल्वेंट का। तो ध्यान देना, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। ऊपर भी, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन यहां नीचे क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यहां पर नीचे क्या है बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब फिर वही बात, अब फिर वही बात, जल्दी बताओ, मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मोल्स निकालने का तरीका होता है बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब जल्दी से बताओ, आखिर आपने यहां पर वेट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का। तो वेट भी किसका लेंगे बेटा? सॉल्यूट का। और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेंगे बेटा? सॉल्यूट का। और यहां पर क्या लेंगे बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये है बेटा मोलालिटी का फॉर्मूला। और जल्दी से बताओ, मोलालिटी का यूनिट क्या होगा? बोलो, मोलालिटी का यूनिट क्या होगा बेटा? मोल यहां पर था,
मोल पर लीटर, यहां पर होगा मोल पर केजी, तो इसका यूनिट होता है बेटा मोल पर केजी, पर केजी। तो ये हो गया मोलारिटी, ये हो गया मोलालिटी। अब आते तीसरे कंसंट्रेशन फैक्टर में। इसके मैंने कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे, आज हम लोग इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। अब मोलारिटी पढ़ लिया, मोलालिटी पढ़ लिया, चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉर्मेलिटी। अब ये नॉर्मेलिटी क्या होता है उसको देखते हैं। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा नॉर्मेलिटी। थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप तो ये सब लिख ही चुके हो। तो अब देखना बेटा नॉर्मेलिटी क्या होता है। अब देखेंगे बेटा नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो बेटा ये जो नॉर्मेलिटी होता है ना, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मोलारिटी कैपिटल एम, मोलालिटी स्मॉल एम, और नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब ये नॉर्मेलिटी क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने फिर एक कंटेनर ले लिया, इस बार फिर से मैंने जानते इस कंटेनर में क्या लिया है, 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां भी 1 लीटर सॉल्यूशन था, यहां भी 1 लीटर सॉल्यूशन था, और यहां पर भी क्या है बेटे 1 लीटर सॉल्यूशन। तीनों में फर्क देखिएगा। यहां क्या निकाला तुमने, मोल्स, यहां क्या निकाला तुमने, मोल्स, पर इसमें मोल्स किस में निकाले, 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहां मोल्स किस में निकाले, 1 केजी सॉल्वेंट में। तो इसमें बेटा ऊपर का हिस्सा सेम है, मोल्स मोल्स, नीचे अलग है। नीचे क्या था इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस बार नीचे सेम हो गया। इसके नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां भी नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जब नीचे सेम है तो ऊपर कुछ अलग ही होने वाला है इस बार। तो जानते ऊपर क्या होगा, यहां पर मैंने बोला 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, उसको मोलारिटी बोलते हैं। वैसे ही बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने कितने इक्विवेलेंट होंगे, उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मेलिटी। तो ये बताओ मोल्स तो हम लोग सुने थे, मोल्स हमने सुना है, अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है बताऊंगा। पहले चलो बेटा इसका जरा मुझे फॉर्मूला बना के दिखाओ, नॉर्मेलिटी क्या फॉर्मूला होगा। ऊपर में आपने क्या लिखा था बेटा, यहां पर क्या निकाले हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या लिया हो बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस बार क्या लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ। तो बेटा इक्विवेलेंट को ई लिखते हैं, इक्विवेलेंट को जो है हम ई लिखते हैं, इक्विवेलेंट को ई लिखते हैं। और किसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हो जल्दी बताओ, सॉल्यूट का। और नीचे क्या लिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, लीटर। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको यहां पर मोल कैसे निकालते हैं बताया था, अब वैसे ही आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वैसे ही बताऊंगा इक्विवेलेंट कैसे। तो सुनो बेटा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो बेटा इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है, इक्विवेलेंट निकालने तरीका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ध्यान सुनना, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहूंगा इसको बोलते हैं बेटा। ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब अगर मैं इसको यहां पुट अप कर दूं तो बोलो बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अब आपको कैसे दिखाई देगा, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के प्लेस पर क्या लिखूंगा बेटा, वेट अपॉन क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट वेट। अच्छा जी ये तो बताओ वेट निकालोगे किसका बेटा, सॉल्यूट का, और इक्विवेलेंट वेट भी किसका निकालोगे, सॉल्यूट का, क्योंकि आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका निकाला है, सॉल्यूट का। तो अब आपका फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या बच गया बेटा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, लीटर। तो लीजिए ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इस पूरे फॉर्मूला में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमको पता है क्या होता है, बस ये क्या चीज है, इक्विवेलेंट वेट। अच्छा बताओ ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट। ये तो निकालने आता है हमको, मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताऊंगा। पहले कॉपी करो बेटा इसको। मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालने आता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताता हूं।
कॉपी कीजिए। कॉपी कर ली। ठीक, तो अब चलो दिखाता हूं कि यहां पर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पर उससे पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अब समझ लेते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये देखो बेटा, आपको पता है इक्विवेलेंट वेट किसी एसिड का अगर आपको निकालना है, एसिड का, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। क्या बोला मैंने बेटा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी के कई मतलब होते हैं, मैं सारे मतलब बताऊंगा, पर सिंपल मतलब होता है बेसिसिटी का मतलब होता है कोई भी एसिड कितना H प्लस निकालेगा, कोई भी एसिड कितना H प्लस निकालेगा, उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। अब बड़ा सुन के अजीब लगता है, एसिड का तो एसिडिटी होना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर एसिड है तो एसिडिटी होना चाहिए, पर आप क्या लिखे यहां पर? बेसिसिटी। तो एसिड का बेसिसिटी होता है, बताऊंगा क्यों, पर अभी फिलहाल बेसिसिटी का मतलब क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ H प्लस। तो अब देखना बेटा, अगर मान लो किसी ने तुमको बोल दिया कि चलो भाई इक्विवेलेंट वेट HCl का निकालो, तो बेटा HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 36.5 ग्राम। और बताओ HCl जब टूटेगा तो कितना H निकालेगा? एक। तो क्या समझे? HCl का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों क्या है बेटा? सेम। लेकिन वहीं पर अगर किसी ने बोल दिया इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालो, तो बेटा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, और H2SO4 जब टूटेगा तो कितना H निकालेगा? दो। कितना हो गया बेटा? ये 49। कितना हो गया? 49। तो इस तरह से आप किसी भी एसिड का क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट वेट। तो फिर बेस कैसे निकालेंगे बताता हूं बेटा। तो इसको हटा ही देता हूं, सब तो लिख ही लिया हूं इसमें से। तो अब बताना ठीक इसी तरह से, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट किसी बेस का निकालना हुआ, कैसे निकालूंगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा इसमें? एसिडिटी। और एसिडिटी मतलब होता है बेटा कोई भी बेस कितना? OH माइनस। कोई भी बेस कितना OH माइनस निकालेगा, ये उसका एसिडिटी होता है। याद रखना एसिडिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है बताऊंगा, पर अभी उसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं। अच्छा चलो बेटा, अब जल्दी बताना। अगर किसी ने बोल दिया चलो भाई इक्विवेलेंट वेट NaOH का निकालो, कैसे निकालोगे बेटा? NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। और NaOH जब टूटेगा तो कितना OH निकालेगा? एक ही तो OH है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों क्या है बेटा? सेम। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं कि चलो इक्विवेलेंट वेट निकालो बेटा CaOH होल ट्वाइस का,
तो बेटा CaOH होल ट्वाइस का जरा मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ जल्दी से। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलो बताओ बेटा कितना आ रहा है, बोलिए। 74। तो आपने बोला मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 74, और ये जब टूटेगा तो कितना OH निकालेगा, करेक्ट, बन जाएगा। कॉपी करो चलो इसको। ओके, सबने कॉपी कर लिया बेटा। चलो तो एग्जांपल देखिए अब इसे क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। हटा दूं ये देखो बेटा। तो अब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा बेटा कि ये देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मान लो बेटा कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। आपको नॉर्मेलिटी पता करना है, तो कैसे करेंगे बेटा। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां क्या लेंगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट, यहां पर क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जल्दी बताइए बेटा, सॉल्यूट कौन है, H2SO4, उसका कितना वेट दिया है भाई, 9.8। यहां क्या लूंगा, इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, H2SO4 का कितना होगा इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। H2SO4 का कितना होगा, बेसिसिटी, हाँ मतलब ठीक है। और वॉल्यूम क्या लिया मैंने, 500, क्या लिया यहां पर, ml, पर लेना किस में है, लीटर में, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000। बस सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने होगा। आगे समझ में, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो बेटा ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर क्या लिए हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नीचे क्या लिए हो बेटा, वॉल्यूम। तो इसका यूनिट होता है बेटा इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या था इसका, मोल पर लीटर,
मोल पर लीटर, इसका होगा इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा बेटा इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर कैपिटल एन भी लिखा हुआ हो सकता है। चलो सॉल्व करो इसको। बन गया। चले तो कुछ क्वेश्चंस, एक वैसे इसका आंसर कितना है बेटा? 0.04 n। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं, मुझे बना के दिखाना। बना दिखा बेटा। क्वेश्चन है कि 1 gram of NaOH is present in 200 ml of solution, calculate normality। बना बेटा। 10 gram of magnesium hydroxide are present in 1000 ml of solution। चलो इसका नॉर्मेलिटी निकालो। नेक्स्ट, 0.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड is present in 500 ml of solution। चलिए इसका नॉर्मेलिटी निकालो। चलो बेटा, अच्छा एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो कितना एच निकालेगा? अच्छा HCl जब टूटा था कितना एच निकाला था उसने? 1। इसीलिए इसका बेसिसिटी क्या था? 1। ये बताओ H3PO4 अगर ले लूं तो H3PO4 कितना एच निकालेगा बेटा? 3। इसीलिए इसका बेसिसिटी क्या होगा? 3। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को लोगे ना बेटा तो एसिटिक एसिड ऐसे टूटता है, ये देखो CH3 COO माइनस और H+। एसिटिक एसिड एक ही H निकालता है, एसिटिक एसिड एक ही H। तो बेटा इसका बेसिसिटी क्या होगा? सॉरी, हाँ बेसिसिटी क्या होगा इसका? 1। ध्यान रखना है एसिटिक एसिड जो है मोनोवेलेंट एसिड है। मोनोवेलेंट एसिड मतलब वो एक ही H निकालता है।
बन रहा है? बन गया? बनाओ बनाओ। बन गया? फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। 0.125। दूसरे वाले का उसको डेसिमल और डेसिमल में लाओ। 0.3। और इसका क्या आंसर आया बेटा? हाँ जी, 0.2। हाँ ठीक है, 0.02 है। क्या आएगा? 0.2 आएगा ना? ठीक, ठीक है। तो अब हम लोगों ने नॉर्मेलिटी निकाल दिया। अभी तक आपने क्या देखा बेटा? हम या तो मोलारिटी निकाल रहे हैं, या तो मोलालिटी निकाल रहे हैं, या तो नॉर्मेलिटी। अब एक साथ अगर दो चीजें निकालनी हुई, मोलारिटी भी और मोलालिटी भी, मोलारिटी भी और नॉर्मेलिटी भी, तब क्या करेंगे? तो कुछ तरीके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी अगर एक साथ पूछ दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब आप सोचेंगे कैसे सॉल्व करना है, मतलब क्या है? एक बार मोलारिटी निकालेंगे, एक बार नॉर्मेलिटी निकालेंगे, करना तो यही होगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। अगर आपको मोलारिटी पता चल गया तो नॉर्मेलिटी देख के ही आप बता दोगे कि इसकी नॉर्मेलिटी इतनी होगी। पर ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। जरा मुझे बना के दिखाना बेटा। एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, यहां देखना। एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है बेटा, 3.65 ग्राम HCl को बेटा मैंने ना 500 ml सॉल्यूशन में डाल दिया। और एक क्वेश्चन है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को मैंने 500 ml सॉल्यूशन में डाल दिया। तो चलो दोनों का मोलारिटी और नॉर्मेलिटी निकालो। इसका मोलारिटी भी निकालो, इसका नॉर्मेलिटी भी निकालो। चलो बेटा बना के दिखाओ। मोलारिटी भी निकालना है, नॉर्मेलिटी भी निकालना है।
तो चलो मुझे बताओ यहां पर मोलारिटी क्या आया? 0.2। और नॉर्मेलिटी क्या आया? सेम आया। इसमें बताओ मोलारिटी क्या आया? 0.4। एक मिनट ना, हाँ 0.4। और नॉर्मेलिटी कितना आया? अच्छा, ये आया 0.2 है, और ये बेटा 0.4। कुछ आपने ध्यान दिया कि इस केस में मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम आया, और इस केस में मोलारिटी के दुगना आया नॉर्मेलिटी। मोलारिटी को डबल करें तो क्या आ रहा है? नॉर्मेलिटी। तो इसका ये मतलब निकला कि बेटा इधर देखो, HCl, HNO3, HClO4, NaOH, KOH, CSOH, NH4OH। जल्दी बताओ इन सभी कंपाउंड में क्या कॉमन बात है? इन सब में कॉमन बात यह है कि जब इनको आप तोड़ोगे तो इसमें से एक ही H निकलेगा, इनमें से एक ही H निकलेगा, या फिर एक ही OH निकलेगा। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक ही H और एक ही OH निकलता है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है मोनोवेलेंट कंपाउंड्स। मोनोवेलेंट कंपाउंड्स, और जो मोनोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों हमेशा क्या रहता है बेटा? सेम। जबकि इनको देखो H2SO4, H2CO3, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा। अगर किसी एसिड में से 2 H निकले या किसी बेस में से 2 OH निकले, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम डाईवेलेंट बोलते हैं बेटा, डाईवेलेंट। और जो डाईवेलेंट कंपाउंड होता है उनका मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में ये रिलेशन होता है, यानी कि नॉर्मेलिटी मोलारिटी के डबल आता है हमेशा। नॉर्मेलिटी मोलारिटी के हमेशा डबल आता है। क्लियर सबको? लेकिन वहीं पर अगर ऐसा कोई एग्जांपल आ गया, ये देखो बेटा, लाइक H3PO4 CrOH होल थराइस। समझिए क्या बोलने वाला हूं मैं? ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे बेटा? ट्राईवेलेंट। और इनका जो नॉर्मेलिटी होगा वो मोलारिटी के 3 गुना होगा। आगे समझ में? तो अब इससे फायदा क्या मिलेगा आपको? तो बेटा अगर मान लीजिए इसमें से कोई कंपाउंड आ गया और बोलेगा चलो उसका मोलारिटी भी निकालो, नॉर्मेलिटी भी निकालो, कोई एक चीज निकालना, दूसरा डायरेक्ट इस रिलेशन से लिख सकते हो आप लोग। कॉपी करेंगे इसको। तो अभी मैंने ये बताया कि जब मोलारिटी और नॉर्मेलिटी एक साथ आ जाए तब क्या करना होता है। आगे समझ में? तो आपको कंपाउंड को देख के समझना पड़ेगा कि उस कंपाउंड का बेसिसिटी कितना होगा। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है बेटा। अब जो एक्सेप्शन बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना।
एक ऐसा एक्सेप्शन जो बहुत परेशान करता है कई लोगों को, और लगभग सभी स्कूलों में ना टीचर इस क्वेश्चन को दे देते हैं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। बता रहा हूं क्या, ये हटा दूं मैं? ठीक, यहां सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये बताओ आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको इसमें से कौन सा रिलेशन लेना है, ये किस बेसिस पे समझ में आ रहा है? कंपाउंड को देख के पहचान जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कैसे पहचानोगे? अगर दो, अच्छा रुको, जैसे ये था, जैसे ये वाला एग्जांपल है, CH3 COOH, बताओ ये कितना H निकालता है? 1H निकालता है। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि जितना H है सब निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें है तो 4H, इसमें है तो 4H, लेकिन एक ही H निकलता है, एक ही H निकलता है। अब सुनना जो बताने जा रहा हूं, इसमें कितना H निकलेगा? मीथेन है, मीथेन 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 CH4, कितना H निकलेगा? कुछ भी बोल दो, तुमको क्या लगता है, तुमको पता थोड़ी ना है, कुछ भी बोल रहा हूं जो आपके मन में आ रहा है। हाँ बेटा, 4। देखो आपके दिमाग में दो ही बातें आ रही होंगी, पहला या तो 4 या तो नहीं पता। तो एक्चुअली इसका आंसर नहीं पता। ये H निकालता ही नहीं है, मीथेन H नहीं निकालता, मीथेन H नहीं निकालता। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि H निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एसिड किसको बोलते हैं? एसिड जो क्या निकालता है? H+। लेकिन H होने का ये मतलब थोड़ी होता कि निकाल ही दोगे उसको। तो H कब निकलता है उसका एक लॉजिक बताता हूं। H कब निकलता है तो बेटा गौर से सुनिएगा, गौर सुनेगा, जब भी कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो फिर इसमें H+ निकलेगा। अगर कोई हाइड्रोजन किसी हैलोजन से जुड़ा हुआ, जानते हो हैलोजन क्या होता है? जानते हो हैलोजन क्या होता है? हैलोजन होता है बेटा, ये दादा क्या होता है बेटा हैलोजन? ये देखो ये देखो ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको बोलते हैं बेटा हैलोजन। तो जब कोई हाइड्रोजन किसी हैलोजन से जुड़ा होगा तो वो निकलेगा H+ बन के, मतलब इन सब में क्या निकलेगा बेटा? H+। लेकिन इनके अलावा एक और अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन में जुड़ा है तो भी निकलेगा, तो भी H+ निकलेगा। लेकिन अब सुन लो, इनके अलावा अगर हाइड्रोजन किसी और से जुड़ा हुआ है तो नहीं निकलेगा। तो चलो समझे इस बात को। बताओ बेटा, CH3 COOH में है तो 4H, पर सिर्फ एक ही H O से जुड़ा है, बाकी H किस में जुड़ा है? कार्बन में। तो ये निकलने वाला नहीं है। तो मैंने पूछा था ना कि एसिडिक एसिड कितना H निकालेगा, तो देखने में तो बहुत सारे H हैं पर निकले कि तो सिर्फ, क्यों? क्योंकि एक ही H O के साथ। इसको कैसे तोड़ोगे बेटा? आप तोड़ने आ गया, CH3 COO- और क्या बेटा? H+। एक और एग्जांपल दिखाऊं, C6H5OH, इसका नाम जानते हो क्या? इसको बोलते हैं बेटा फिनॉल। ऐसा कुछ वर्ड सुना है? फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल। कितना H निकलेगा इसमें से? एक। क्यों एक ही H निकलेगा? क्योंकि एक ही H किस में जुड़ा है बेटा? O के साथ। ठीक है, और देखते जाओ, और दिखाता हूं आप लोग को, और दिखाता हूं आप लोग को। अब आ रहा है सबसे चमत्कारी एग्जाम्पल, अब आ रहा है 3 सबसे चमत्कारी एग्जाम्पल। अच्छा आप चिंता मत करना, आपको लगता है कि कोई अजीब सा एग्जाम्पल आ गया एग्जाम में तो कैसे करूंगा, तो मैं बता दूं, ये 3 एग्जाम्पल जो बता रहा हूं ये एक्सेप्शन है, बाकी उसके बाद सब नॉर्मल पैटर्न में काम करेगा। अब एक्सेप्शन कहने का मतलब ये है, देखो एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, लोगों ने बेकार में ही केमिस्ट्री को बदनाम कर रखा है कि इसमें तो एक्सेप्शन होता है ना। कहीं बोलते नहीं यार केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन बोल के टीचर निकल लेता है और हम फंस जाते हैं। तो एक बात क्लियर कर दूं,
एक्सेप्शन नहीं होता केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन नहीं होता। कौन बदनाम कर रहा है? कौन बदनाम कर रहा है? फिजिक्स वाले टीचर, बायोलॉजी वाले, मैथमेटिक्स वाले। तो बदनाम करने का मतलब है, ऐसे बदनाम नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई। बताओ बायोलॉजी के बारे में क्या होता है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन। अब दिक्कत क्या है, टीचर भी बोलने लग गए हैं, खुद केमिस्ट्री टीचर्स भी बोलने लग गए हैं, बेटा ऐसे ऐसे से कर लो ये एक्सेप्शन है, ऐसे ऐसे से कर लो ये एक्सेप्शन है। तो जहां एक्सेप्शन वर्ड आता है तो हमको ना थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार अच्छा खासा बढ़िया सब कुछ चल रहा था, अचानक एक अजीब सा एग्जाम्पल आ गया और सर ने बोल दिया एक्सेप्शन है, तो ऐसा लगता है उसको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, जो कि सही भी है। लेकिन अब सुनो, जानते हो एक्सेप्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पहली बात, मैं एक्सेप्शन वर्ड बहुत कम यूज करता हूं, जब जब एक्सेप्शन वर्ड यूज करता हूं तो वहां क्लियर करता हूं कि बोलते भले ही एक्सेप्शन है पर वो एक्सेप्शन नहीं है। समझाता हूं कैसे। कब ये वर्ड यूज होता है एक्सेप्शन, कब ये वर्ड यूज होता है एक्सेप्शन, समझना। मान लो किसी घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे बढ़िया हैं, एक महाढोर है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। अब अचानक कोई मेहमान आएगा, अपने बच्चों के बारे में बताओ जल्दी, 1 मिनट बताना है आपको, 1 मिनट में, ये टॉपर है, ये NIT निकाल लिया, ये ऐसा कर लिया, ये एक्सेप्शन है। मेरे पास टाइम ही नहीं बताने के क्यों क्यों ऐसा कर रहा है, वो थोड़ी बताऊंगा कि वैसे करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, इसलिए उतना सारा कुछ बताऊंगा, इस अच्छा क्या बोल दूंगा, एक्सेप्शन। वो पूछेगा नहीं कुछ। तो पता है एक्सेप्शन वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम किसी टॉपिक को या किसी चीज को ऑन द स्पॉट वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या एक्सप्लेन करने का मन नहीं है, तो एक्सेप्शन बोल के निकल जाओ। पर कभी न कभी वो आपके सामने दोबारा आएगा और उसको आपको टीचर एक्सप्लेन करेगा। तो पता है एक्सेप्शन वर्ड कब यूज करते हैं? अब जैसे मैं क्या बोलूं, देखो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना बेटा। H3PO4, H3PO2, सॉरी H3PO3 और H3PO2, कितना H है इसमें? 3। तो बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए? 3, करेक्ट। यहां कितना H है? 3, पर इसकी बेसिसिटी होती है बेटा 2। यहां कितना H है? 3, पर इसकी बेसिसिटी होती है 1। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कंपाउंड को देख के मैं बहुत आराम से उसका बेसिसिटी बता सकता था। बस यही 2 अटपटे एग्जाम्पल हैं, ये 2 अटपटे एग्जाम्पल जिसमें बेसिसिटी उतना नहीं है जितना H है, करेक्ट। अब यहां 2 बातें हैं। अगर मैं आपको यह बता दूं कि इसका बेसिसिटी 2 क्यों है और इसको 1 क्यों है, तो एक्सेप्शन वर्ड मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा। और अगर मेरा बताने का मन नहीं है, हटाओ, एक काम करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। बेटा एक काम करो, इसमें एक बेसिसिटी 3 है, इनको एक्सेप्शन मान लो, इन दोनों का एक्सेप्शन मान लो। इसका ना होता 3 है पर लिखते क्या है? 2। तो एक्सेप्शन अगर बोल दिया तो मुझे एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पर अगर मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो फिर काहे का एक्सेप्शन, करेक्ट। तो अब मैं आपको ना इन तीनों का स्ट्रक्चर दिखाता हूं बेटा, इन तीनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। H3PO4 पता कैसे दिखता है? ये देखो, ये है बेटा H3PO4 का स्ट्रक्चर। चिंता मत करो, आगे चल के ये सब स्ट्रक्चर आप भी बनाओगे, केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर आएगा, वहां ये सब सीख जाओगे आप लोग। इसका पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और जानते हो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो अब मैंने इनका स्ट्रक्चर बता दिया। अब जल्दी बताना, इसमें है तो 3 H, पर निकलेंगे कितने? तीनों। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों H किससे जुड़े हैं बेटा? O से, इसलिए बेसिसिटी क्या हुआ? 3 है। तो इसमें भी 3 H, पर निकलेंगे कितने? 2, क्योंकि एक किससे जुड़ा है? P से, और P से जुड़ा हुआ H नहीं निकलता है, निकलता है। तो कितना H निकलेगा इसमें? 2। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस प्रकार का, इसमें क्या होगा बेटा? 1। तो अब कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि मुझे मालूम चल चुका है कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। अब मालूम चल गया कि ये ऐसा क्यों करते हैं, कि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा था। तो समझ में आया? तो अब देखो, एक्सेप्शन बोलता तब भी इसको आप याद करते, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने से अब इसको आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा। H3PO3 और H3PO2 में ऐसा होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? तो बेटा जब आप इसका जब नॉर्मेलिटी निकालोगे, नॉर्मेलिटी, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय
2 डिवाइड बाई बेसिसिटी करते हैं ना, तो डिवाइड बाई 2। इसका अगर मैं नॉर्मेलिटी निकालने बोलूंगा तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, तो इसका कैसे निकालूंगा इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 1 है, तो 3H। समझ गए? कॉपी करो बेटा इसको। तो यहां पर ये मैंने एक लॉजिक बताया है कि H निकलेगा कैसे पता चलता है, H कब कब निकलता है ये मैंने बता दिया है। यहां पर मैंने बताया बेटा कि H कब कब निकलेगा। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में जब एक साथ क्वेश्चन आएगा तो इन सभी कंपैरिजन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा बेटा।